मोड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 1.3 पेज नंबर है। नहीं, एक मिनट, अभी पर भी ये सब भी देखना है बेटा, चेक कर लेंगे फिर कुछ रह ना जाए। यस, ये रहा सारे रिटर्न्स कब कब अपने सबमिट करने। वो मैंने आपको बोला था कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और 4 समझने के बाद ये सब आसान हो जाएगा हमारे लिए सवाल। तो देखो, ये तो हम जानते हैं आईटीआर 1, 2, 3, 4, तो इसके ऊपर अपने ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, सीधा आईटीआर 5 पे जाते हैं। आईटीआर 5 जो है ना, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो फॉर्म्स के लिए, एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एनी अदर पर्सन। और वो इंडिविजुअल, एचयूएफ या तो कंपनी नहीं होना चाहिए। हाँ, और जिसको आईटीआर 7 एप्लीकेबल हो वो नहीं होना चाहिए। ये एमसीक्यू है सब के सब तुम्हारे, कौन सी चीज किसको लागू होती है। आईटीआर 6 देखो तो फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 के अंदर जो एग्जेम्पशन क्लेम करती है ना, वो कंपनी नहीं, बाकी सारी कंपनी आईटीआर 6 में आ जाएगी। और फॉर पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C एंड 4D। ये अपने सीखा था, देखो ये ऊपर है, ये रहा 139 4D 139 4E 4F, ये सब इसके अंदर लिखा है। 139 4B 4C 4A, ये सब एग्जेम्पशन लिमिट से, यानी मतलब ये सब जो है ना, इन सबको कंपलसरी यानी स्टैट्यूटरी कंपलसरी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो जो लोगों को अपना रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ता हो ना, उनके लिए ये सारे ऑप्शंस नहीं है जो नीचे लिखे हो, राइट। अब आईटीआर 5 क्या है? आईटीआर 5 यानी तुम्हारा रिटर्न जो भी भरो ने, उसका तुम्हारे लिए एक्नॉलेजमेंट, जो तुमको रिटर्न किसको भेजना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेंगलोर भेजना है। जो मैं बार बार बोलता था, तुम आईटीआर 1 भरो ने तो भी आईटीआर 5 होता है। वी लिखा है ना, वो 5 है। वी लिखा है, देखो आईटीआर 5 अलग है और आईटीआर वी अलग है। आईटीआर 5 अलग है और आईटीआर वी अलग है, समझ लेना। 5 अलग से है। अब देखो, वेयर द डेटा ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन फॉर्म्स आईटीआर 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसको अपने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेंगे विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, कोई भी सिग्नेचर के बिना। पता है फिर उसके बाद में क्या करना है, उसमें से एक प्रिंट आउट अपने निकालना है। आईटीआर वी का एक प्रिंट आउट अपने निकालना है, जिसको एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है, और नीचे अपनी सिग्नेचर करनी है। लिखा होगा कि यहाँ सिग्नेचर करो, वहां अपनी सिग्नेचर करनी है, और वो सिग्नेचर के साथ उसको कवर में बंद करके आपको बेंगलोर भेजना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 120 दिन के अंदर, यानी 4 महीने के अंदर। अगर वहां तक नहीं पहुंचता तो इसका मतलब आपका जो आईटीआर रिटर्न है वो सबमिटेड नहीं हुआ, ऐसा माना जाएगा, राइट। अब आईटीआर 1 किसको एप्लीकेबल नहीं है वो अपने देख चुके हैं, आईटीआर 2 भी देख चुके हैं। अभी देखो 1.2 में मोड ऑफ सबमिशन, सबमिट कैसे करेंगे आईटीआर को। तो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ के लिए केस 1, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। अगर 44AB के अंदर अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर। फिर अगर रिटर्न, अगर एक केस 2 की बात करें, सबमिटेड बाय एन इंडिविजुअल हु वाज बोर्न बिफोर अप्रैल 2 1939। अब कोई बचा ही नहीं होगा, कितने बचे होंगे? इसके पहले जन्म लिए हुए कितने बचे होंगे? ऐसा 81 ईयर्स की तो हो गई है, जो भी है वो 82 है ना। आईटीआर 1 और आईटीआर 4, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड गिवन इन केस 3 और पेपर फॉर्मेट। पेपर फॉर्मेट में भर सकते थे, लेकिन इन्हें अभी बंद कर दिया है गवर्नमेंट। पेपर फॉर्मेट में अब रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। पेपर फॉर्मेट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस पे जाओ, वहां पे लाइन में खड़े रहो, सबमिट करके चले जाओ। ये लाइन भी हमने देखी है, ये जो लाइन होती है ना वो भी हमने देखी है। हाथ से फॉर्म मिलता था पहले आईटीआर फाइल करने का, वो भी मेरे पास फाइल में है। फॉर्म मिलता था, वहां से जाके पहले फॉर्म लेके आओ, फॉर्म लेके आओ, उसके बाद में सामने सामने इनकम लिखो, उसका टोटल करो, लिखो, यानी हाथ से पेन से लिखना पड़ता था, कोई कंप्यूटराइज नहीं। 1998 में जो पहला रिटर्न फाइल किया था ना मेरा, वो वैसा था। फिर 8 एक साल तक वैसा चला, फिर उसके बाद में रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली हो। अभी तो वो मुझे डिस्ट्रॉय कर दूं तो भी चले, क्योंकि 12 साल से पहले का है ना, तो उसको कोई रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहला रिटर्न मैंने संभाल के रखा हुआ है, पहली बार मैंने रिटर्न फाइल किया था, 732 रुपये टैक्स भरा था मैंने। कितनी लिमिट थी अंदाजा लगाओ साल की? 85,000। अभी कितनी है? 2.5 लाख रुपए।
कितनी लिमिट थी, यानी 85,000। आज नहीं होता। 5 तो पहला नीचे ने सुपर सीनियर सिटीजन। केस 3, एनी अदर केस, रिटर्न कैन बी सबमिटेड बाय यूजिंग एनी वन। तुम लोग 5 लाख की लिमिट इसलिए शायद बोल रहे हो ना, क्योंकि जितना टैक्स भरते हो उतना रिबेट में मिल जाता है, पर कंपलसरी तुमको रिटर्न तो फाइल करना पड़ता है। 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख तक तुम्हारी इनकम है ना, तो कितना हुआ तुम्हारा टैक्स? 5% के हिसाब से 12,500 रुपये हुआ, 12,500 हुआ। और 12,500 और 15,000 बीच एवर इज लोअर, वो माइनस हो जाएगा, तो अब बचा क्या? कुछ भी नहीं ना ऐसा, इसलिए तुम बोलते हो कि 5 लाख तक। अदरवाइज अगर रिबेट ना मिले तो रिबेट के बिना तो तुमको क्या है, टैक्सेबल तो हो तुम ऐसा। एनी अदर केस, रिटर्न कैन बी सबमिटेड बाय यूजिंग एनी वन मोड, यानी इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिकली इसमें ईवीसी आएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ओटीपी जैसा आएगा। और ट्रांसफरिंग द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन। ये हम हमेशा करते हैं, सी वाला हमेशा करते हैं। हम पहले इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न भर देते हैं, उसके बाद में उसकी एक कॉपी निकालते हैं, साइन करके बेंगलोर भेजते हैं, वो वाला। कंपनी, केस फॉर एनी कंपनी, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर के साथ में बढ़ेगी अपना। पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन ITR 7। केस 5, अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर। और अगर केस 6, एनी अदर केस, तो केस 3 में जैसा लिखा है वैसा कर सकते हो, यानी तो इलेक्ट्रॉनिकली पहले फॉर्म भेज दो, उसके बाद में उसका एक्नॉलेजमेंट अपने वहां भेजेंगे बेंगलुरु। फॉर्म LLP और एनी अदर पर्सन नॉट मेंशन्ड अबव required to furnish return in ITR 5। तो केस 7, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, तो इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन अगर केस 8, एनी अदर केस हुआ, 44AB के सिवाय का कोई भी केस हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड गिवन इन केस 3। दो चीजें जो बताई मैंने, केस 3 है तो समझ लेना कि पहले फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली भेज देना है, और फिर 120 दिन के अंदर उसकी कॉपी अपने बेंगलोर भेजनी है फिजिकली। अब ये देखो, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में कितने डेट लिखी है, ये डेट आपको MCQ में आएगी। देखो पहले क्या लिखा है, वेयर द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। तो नवंबर 30 तारीख, छठी तारीख कौन सी? नवंबर की 30। अभी तो तारीख का कोई हिसाब नहीं है, बार बार चेंजेस होती रहती है, कारण क्या है, कोरोना का टाइम पीरियड है, इसलिए इन्होंने एक्सटेंड की। ये नवंबर 30 वाली डेट है ना, 31 जनवरी हो गई, फिर पता नहीं वापिस एक्सटेंड हुई कि नहीं। Where the SSE is a company not having international or specified domestic transaction, यानी मतलब 92E के अंदर अगर कंपनी नहीं आती है तो सितंबर की 30 तारीख को उसको रिटर्न फाइल कर देना है, लास्ट डेट है। Where the SSE is a person other than a company, कंपनी के सिवाय कोई भी हो, तो इसमें देखो, अगर SSE ऑडिट करवाता है अपना खुद का, ऑडिट करवाता है, अगर खुद का ऑडिट करवाता है तो सितंबर की 30 तारीख। Where the SSE is a working partner in a firm whose accounts are required to be audited under any law, यानी ऑडिट करवाओ तो 30 तारीख सितंबर की, लेकिन अगर ऑडिट ना करवाओ तो जुलाई की 31 तारीख। ये जुलाई की 31 तारीख, नवंबर की 30 तारीख, बढ़ते 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 नवंबर की 30 तारीख। सबकी तकलीफ थी, एक अकेली नहीं, यानी हर किसी की प्रॉब्लम थी यानी। हाँ, ये बिलेटेड रिटर्न वाला इलस्ट्रेशन एक देख लो भी, लास्ट ये खत्म उसके बाद। दीदी आगे है, ममता बनर्जी। बिलेटेड रिटर्न 139 subsection 4, if return is not furnished within the time allowed under section 139(1) or within the time allowed under notice, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, the person may furnish the return of any previous year at any time before the end of the relevant assessment year or the completion of assessment whichever is earlier। क्या लिखा है? असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा तुम्हारा? 2000 क्या चल रहा है अभी? 2021-22 चल रहा है,
ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर है। इस साल में पूरा साल रिटर्न फाइल करना भूल गया, यानी 2021 में। तो 2021-22 खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को मैं के पहले मैं अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूँ अगर भूल गया हो, यानी रह गया हो। पर देखो प्रोविजन इलस्ट्रेटेड, एक सपोज टू फाइल रिटर्न ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 by September 30, 2018, right? It if it does not file return up to September 30, 2018, तो then such return if submitted after the said date will be belated return. उसको क्या बोलेंगे? ये रिटर्न लेट है। Such belated return may be submitted, कब सबमिट किया जा सकता है? देखो बोला ना अभी मैंने 31 मार्च 2019 तक इसको तुम सबमिट कर सकते हो, बराबर। अब द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज मेड on February 11, 2019 for the assessor's failure to file return for the assessment in 2018-19 despite notice under section 142, but before the assessment order is served on February 23, 2019, the assessor files a return on February 15, 2019. It is not a valid return. Return in this case can be filed before February 11, 2019. बराबर समझाऊं इसका मतलब क्या? असेसमेंट कंप्लीट हुआ तुम्हारे, ध्यान दो, असेसमेंट कंप्लीट हुआ तुम्हारा फरवरी की 11 तारीख। असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा 31 मार्च को। अब दोनों में से जल्दी तारीख कौन सी है? पहली तारीख, फरवरी की 11। तो फरवरी की 11 तक तुमको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था, तुमने नहीं किया। तुमको नोटिस मिली सेक्शन 142 के अंदर, तुमको नोटिस देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तुमने अभी तक फाइल क्यों नहीं किया? फिर तुमको नोटिस मिली 23 तारीख को, पर उसके पहले तुम 15 फरवरी रिटर्न फाइल कर चुके थे। तो तुम्हारे दिमाग में है कि चलो नोटिस नहीं मिली थी, उससे पहले फाइल कर दिया तो मैं वैलिड हूँ। तो गलत। तुम्हारा टाइम कब खत्म होता था? 11 फरवरी को ने। तो अगर 11 फरवरी तक तुमने फाइल नहीं किया है तो मतलब यू आर पनिशेबल, पनिशमेंट मिलेगा, समझे? तो यहाँ पे बेस्ट जजमेंट कौन सा है तुम्हारा? रिटर्न कब तक फाइल होना चाहिए तुम्हारा? फरवरी 11। पर लोग क्या जजमेंट मांगते हैं पता है? लोग ऐसा, असेसमेंट तो मैं जानता हूँ कि मेरा कब खत्म होगा, बात समझो। 11 फरवरी को मैंने अकाउंट पे कर दिए, ये किसको पता है? मेरे सिवा किसको पता है? तो इसलिए नॉर्मली लोग क्या मानते हैं? 31 मार्च से मानते। तो अगर बीच वाली कोई, मैंने आगे भी आपको स्किप किया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना। तुमको क्या बताया गया कि असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने वो तारीख देखो, और तुम खुद का असेसमेंट यानी खुद के अकाउंट्स को ऑडिट करवा के तैयार करवा दो ने, वो तारीख देखो। इन दोनों में से जो तारीख पहली हो ने वो तुम्हारी आखिरी दे दे रिटर्न फाइल करने की, रिलेटेड रिटर्न फाइल करने की, मतलब लेट रिटर्न फाइल करने की ये तुम्हारी आखिरी डेट है। समझ में आई? अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि अपने रिटर्न असेसमेंट करते हैं पूरा, तो मैं किसको सच बताऊंगा कि मैंने कब कब कंप्लीट किया? तो इसलिए हमारे लिए सबसे बेस्ट जजमेंट कौन सा है कि बाकी सारी तारीखें भूल जाओ, 31 मार्च याद रखो, बराबर है। जिस साल तुमको रिटर्न भरना था 30 सितंबर को, 30 सितंबर को तुमने नहीं भरा, तो उस साल के कंप्लीशन के 31 मार्च तक तुमको रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। ओके, अब लेट सबमिशन से क्या हो सकता है? ये लास्ट है, ये देखो 23 इसी में चल रहा है, 23(4)(a), 234(a), इसमें लिखा है कि पेनल इंटरेस्ट, यानी मतलब आपको पेनल्टी चार्ज होगी। और कितना लिखा है 234(f) के अंदर? अगर ड्यू डेट से पहले तुमने सबमिट नहीं किया, लेकिन 31 दिसंबर के पहले तुम सबमिट कर देते हो, तो 5,000 का दंड देते, 5,000 का। लेकिन 31 दिसंबर के बाद तुम अगर सबमिट करते हो तो 10,000 का दंड, बराबर। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो ये जो लेट फाइलिंग फी है वो सिर्फ 1,000 रुपये। देखो ये कितने एमसीक्यू निकलते हैं इसमें से, राइट? इसलिए मैं समझा रहा हूँ। पहली बात क्या कि अगर तुमने अपनी डेट चूक गए है, बराबर, और लेट फाइल किया तुमने, पर 31 दिसंबर से पहले फाइल कर दिया तो 5,000 का दंड। 31 दिसंबर के बाद अगर फाइल करो तो 10,000 का दंड। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से कम है तो दोनों मिला के, दोनों सेपरेटली भी अगर देखो ने, कोई भी तारीख पे भरो 1,000 का दंड होगा। एक बार भर चुका हूं मैं 2 साल पहले। इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, a few losses cannot be carried forward। देखा ना, यानी मैं लॉस भी साथ में उसके अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ। कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होता, 8 साल तक अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे वो लॉस। तो अगर इस साल में लेट फाइल करता हूँ ना, तो उसमें से 1 साल का लॉस भूल जाओ, समझे? यानी अगर 8 साल मिलता था ना तो अब 7 साल मिलेगा।
एक साल के लिए तुम भूल जाओ ऐसा। ये रिवाइज रिटर्न है। रिवाइज रिटर्न यानी સુધારેલું રિટર્ન કહેવાય। ભૂલ પડી જે રિટર્ન આપણે તેની ટાઈમ લિમિટ છે અસેસમેન્ટ યરના કમ્પ્લીશન પહેલા આપણે છે ને એને ફાઇલ કરી દેવાનું થઈ જાય, રાઈટ? ધેટ્સ ઇટ।